Hello everyone. Today we shall study a story of class 8 English NCERT book. It so happened chapter number 7, The Open Window. The title of this story is very confusing because windows तो open रखने के लिए होते हैं for cross ventilation, light and air घर में आए इसके लिए windows बनाए जाते हैं। तो इसमें खास क्या है, तो इसे जानने के लिए हमें स्टोरी पढ़ना पड़ेगा। दिस स्टोरी इज रिटन बाय साकी, रियल नेम H. मुंड्रो, हेक्टर ह्यू मुंड्रो। साकी के नाम से वे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। द ओपन विंडो इज वन ऑफ हिज वेल नोन क्रिएशन। वी शैल स्टडी द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस स्टोरी इन दिस वीडियो। हियर आर गिवन सम पॉइंट्स, यू कैन से द समरी ऑफ द स्टोरी। तो पहले इसे समझते हैं एंड देन वी शैल स्टडी इन डिटेल, लाइन बाय हिंदी एक्सप्लेनेशन विथ मीनिंग समझेंगे। ओके, चलिए तो स्टोरी को समझते हैं। In first half of the story, Frampton Nuttall has bad nerves. Frampton Nuttall को bad nerves की प्रॉब्लम होती है, मतलब मानसिक बीमारी है उन्हें। Bad nerves मतलब where the person experiences emotional stress. He retires to the country for cure and calls on a family friend. तो इलाज के लिए वे शांत जगह पे जाते हैं, भीड़ भाड़ से दूर, जहाँ उन्हें मानसिक प्रेशर ना पड़े, एंड फैमिली फ्रेंड्स को कॉल करते हैं। The lady being busy upstairs, her young niece refers to a family mishap with focus on the open window. लेडी ऊपर बिजी रहती है, महिला, और उसकी भतीजी ओपन विंडो से जुड़ी एक फैमिली मिशहैप के बारे में मिस्टर नटल को बताती है। तो ये महिला वही है शायद जिससे मिलने या विजिट करने नटल आए हैं और वो बिज़ी है। तो उसकी भतीजी उनके पास थोड़ी देर के लिए बैठती है एंड वो ओपन विंडो से रिलेटेड फैमिली मिसहैपनिंग के बारे में बताती है, मतलब फैमिली में कुछ दुर्घटना हुई थी उसके बारे में वह बताती है। तो ये 3 कैरेक्टर्स मेन हैं फर्स्ट हाफ ऑफ दिस स्टोरी के। My aunt will be down presently, Mr. Nuttall, said a very self-possessed young lady of 15. In the meantime, you must try and put up with me. तो एक 15 ईयर्स की एक लड़की रहती है, छोटी सी बच्ची रहती है। शी इज़ वेरी सेल्फ पोसेस्ड, मतलब बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट रहती है, शांत गंभीर। और वो मिस्टर नटल से बोलती है कि प्रेजेंटली मेरी आंटी, मतलब मेरी आंटी तुरंत नीचे आ जाएगी। टिल देन यू हैव टू स्पेंड विथ मी, पुट अप विथ मी, मतलब आपको मेरे साथ टाइम बिताना है। Frampton Nuttall endeavored to say something which should duly flatter the niece of the moment without unduly discounting the aunt that was to come. Privately, he doubted more than ever whether these formal visits of a succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. तो मिस्टर नटल जो है वो उस लड़की की तारीफ़ में कुछ कहना चाहते हैं, और वो ये भी सोचते हैं कि इस बात से जो कि आंटी अभी आने वाली है उनको बुरा ना लगे। और प्राइवेटली वो अपने मन में ही वही सोच रहे थे कि उनका अजनबी लोगों से मिलना क्या उनकी बीमारी को, नर्व्स को की जो उनकी बीमारी है एंजाइटी, वो क्योर होने में हेल्प करेगा। मतलब जो सक्सेसन हो रहा है न्यू स्ट्रेंजर्स के साथ, उनका एक के बाद एक नए लोगों से मिलना और उनसे बातें करना, तो उन्हें ये लग रहा है कि ये उनकी बीमारी को क्योर करने में हेल्प करेगा, जो जिससे कि वे गुजर रहे, सपोज टू बी अंडर गोइंग दिस, बीमारी से वे गुजर रहे थे। I know how it will be, his sister had said when he was preparing to migrate to this rural retreat. You will bury yourself down there and not speak to a living soul, and your nerves will be worse than ever from mopping. I shall just give you letters of introduction to all the people I know there. Some of them, as far as I can remember, were quite nice. तो वो जब वहाँ से माइग्रेट हो रहे थे, जब रूरल रिट्रीट में, मतलब गांव का जो शांत जगह होता है, वहाँ के लिए जब वो तैयारी कर रहे थे जाने की, तो उनकी बहन ने उनसे कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम जो है ब्यूरी योरसेल्फ, मतलब अपने आप को सोच में ब्यूरी किए रहोगे, एंड किसी लिविंग सोल से, किसी इंसान से बात नहीं करोगे, तो ये जो तुम्हारी नर्व्स की बीमारी है वो और भी वर्स्ट हो जाएगी, मतलब पहले से और बुरी स्थिति में आ जाएगी अगर तुम इस तरह से अकेले में सोचते रहोगे। तो मॉपिंग मतलब उदास बेकार बैठे या घूमते रहना। टू स्पेंड योर टाइम डूइंग नथिंग एंड फीलिंग सॉरी फॉर योर सेल्फ बिकॉज यू आर
अनहैप्पी। तो इस तरह से तुम्हारी जो बीमारी है वो और भी बढ़ जाएगी। तो उसने एक इंट्रोडक्शन लेटर दिया कि वहाँ के लोगों को के बारे में, कि जिससे कि तुम जाके वहाँ मिलो। सम ऑफ देम एज फार एज आई कैन रिमेंबर वे आर क्वाइट नाइस। तो जैसा कि मैं जानती हूँ कि कुछ लोग वहाँ जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, क्वाइट नाइस हैं। Frampton Nuttall wondered whether Mrs. Stapleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division. तो फ्रैम्पटन अपने आप में सोचते हैं कि सेप्लेटन, मिसेस सेप्लेटन जो है, जिनके यहाँ की वो अभी प्रेजेंट हैं, जिनसे वो मिलने आए हैं, तो ये इंट्रोडक्शन लेटर की एक कैरेक्टर है, और क्या ये नाइस डिवीज़न में आती है, मतलब कि नाइस डिवीज़न मतलब कैटेगरी ऑफ गुड पीपल, तो वो क्या एक अच्छे लोगों में आती है, नाइस पीपल में। तो डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल राउंड हियर आस्क्ड द निस व्हेन शी जज्ड दैट दे हैड हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन। इस बीच वो जो लड़की होती है निस, भतीजी, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, और वह गेस कर लेती है कि मिस्टर नटल जो हैं, फ्रैम्पटन जो हैं, वो साइलेंट कम्युनियन है, मतलब कि वो अपने आप में सोचने वाले, अपने आप से बातें करने वाले इंसान हैं। वो ऐसा जज कर लेती है, और फिर बीच में टोकते हुए वह बोलती है कि क्या आप यहाँ के लोगों को जानते हैं। हार्डली अ सोल, सेड फ्रैम्पटन, माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हियर सम 4 years ago एंड शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हियर। हार्डली अ सोल मतलब मुश्किल से कुछ लोग को, एक दो लोग को। मेरी बहन जो कि यहाँ 4 साल पहले रुकी थी, तो उसने मुझे कुछ लोगों का एक इंट्रोडक्शन लेटर दिया है। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन अ टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट। वो जो लास्ट स्टेटमेंट उनका था, जो कि इंट्रोडक्शन लेटर दिया है उसकी बहन ने, तो उसमें वो थोड़ा डिस्टिंक्ट रिग्रेट रहते हैं, मतलब कि उन्हें थोड़ा खेद होता है, चिंता होती है। Then you know practically nothing about my aunt, pursued the self-possessed young lady. तो वो कंटिन्यू होते हुए वो बोलती है कि तब तो आप मेरे आंटी के बारे में प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं जानते होंगे। ओनली हर नेम एंड एड्रेस, एडमिटेड द कॉलर। तो नटल इस पे बोलते हैं कि सिर्फ उनका नाम और एड्रेस मुझे पता है। ही वॉज वॉन्डरिंग वेदर मिसेस सेप्लेटन वॉज इन द मैरिड और विडोड स्टेट, and undefinable something about the room seemed to suggest masculine habitation. ही वॉज वॉन्डरिंग, फिर से हुए अपने सोचने लगते हैं कि ये जो मिसेस सेप्लेटन है, जिनके यहाँ वो आए हुए हैं, वो मैरिड है या विडो है। विडो का मतलब जिस लेडी के हस्बैंड मर जाते हैं उस लेडी को विडो बोलते हैं, तो वो विडो है या मैरिड है। और ये एन अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम, तो रूम जो है अनडिफाइनेबल मतलब जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो वहाँ रूम का जो स्थिति है, अ मैन रिसाइड्स देयर, तो वो ऐसी है जैसे कि मैस्कुलिन हैबिटेशन हो, मतलब कि वहाँ पे जेंट्स पर्सन रहते हो, ऐसी रूम का कंडीशन था। हर ग्रेट ट्रेजिडी हैपेंड जस्ट 3 years ago, सेड द चाइल्ड, दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर्स टाइम। तो फिर वो लड़की बोलती है कि ये जो 3 साल पहले एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी, जब आपकी बहन के जाने के बाद, दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर्स टाइम। Her tragedy, asked Frampton. Somehow in this restful country spot, tragedy seemed out of place. तो बड़े आश्चर्य से ब्रैम्पटन बोलते हैं कि ट्रेजिडी, उसके साथ ट्रेजिडी क्या हो सकती है, मतलब कि ये जो कंट्री है, ये जो जगह है, बहुत ही शांत और रेस्टफुल है, तो ऐसी जगह पे ट्रेजिडी कैसे हो सकती है। You may wonder why we keep the window wide open on an October afternoon, said the niece, indicating a large French window that opened on to a lawn. तो वो निश बोलती है कि एक फ्रेंच विंडो की ओर इंडिकेट करते हुए, जो कि लॉन की तरफ खुलता है, उसके बारे में वो बताती है कि आप ये जो विंडो खुला है, ये अक्टूबर महीने की, ये दोपहर के समय है, तो आप इसके बारे में कुछ सोच रहे होंगे। इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, सेड फ्रैम्पटन, बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजिडी। तो फ्रैम्पटन बोलते हैं कि ये साल का जो गर्म समय है, बहुत ही गर्म समय है, एंड बट इट्स ओके, तो लेकिन क्या ये जो ट्रेजिडी है, इससे इसका कोई संबंध है, एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजिडी, इस विंडो से इस ट्रेजिडी का क्या संबंध है। आउट थ्रू दैट विंडो 3 years ago to a day
Her husband and her two young brothers went off for their day's shooting. They never came back. In crossing the moor to their favorite shooting ground, they were all three engulfed in a treacherous piece of bog. It had been that dreadful wet summer, and places that were safe in other years gave way suddenly without warning. Their bodies were never recovered. That was the dreadful part of it. Here the child's voice lost its self-possessed note and became falteringly human. तो वो लड़की बताती है कि ये जो विंडो है इसके थ्रू 3 साल पहले उसकी आंटी के उनके हस्बैंड एंड उनके दो भाई दिन के समय शूटिंग के लिए बाहर गए थे. दे नेवर केम बैक, और वे कभी भी वापस नहीं लौटे. इन क्रॉसिंग द मूवर टू देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड दे वेयर ऑल थ्री एनगल्फेड इन अ स्ट्रेचरस पीस ऑफ बॉग. तो वे जब अपना फेवरेट शूटिंग के लिए जा रहे थे, शूटिंग मतलब हंटिंग, तो वो के लिए जा रहे थे, तो वे मूवर को क्रॉस करते हुए मतलब ग्रासी लैंड को क्रॉस करते हुए एक बहुत ही ट्रेचरस मतलब डेंजरस बॉग में दलदल में इनगल्फेड हो गए, मतलब वे समा गए उसमें. इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर. तो यह एक बहुत ही भयानक गीली गर्मी थी, मतलब बहुत ही गर्म था उस टाइम पे. एंड प्लेसेस दैट वेर सेफ इन अदर ईयर्स गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग. दूसरे साल प्लेसेस जो कि सुरक्षित थे बिना किसी चेतावनी के अचानक रास्ता दे दिए. उनके बॉडीज़ कभी बरामद नहीं हुए, मतलब कभी नहीं मिले, नेवर रिकवर्ड. वह बहुत ही ड्रेडफुल पार्ट था, भयानक पार्ट था. यह बताते हुए बच्ची अनपोसेस्ड हो गई, घबरा गई, जो कि बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट थी, लेकिन यह बात बोलते हुए वो बहुत ही घबरा गई. एंड हर वॉइस बिगेन फॉल्टरिंगली. उसकी जो आवाज़ है वो थरथराने लगी. Poor aunt always thinks that they will come back someday. They and the little brown spaniel that was lost with them and walk in at that window just as they used to do. तो पुअर आंट को, मतलब बेचारी आंट जो है, वो हमेशा ये सोचती रहती है कि वो एक दिन लौट कर ज़रूर आएंगे वे लोग. दे एंड द लिटिल ब्राउन, वे और उनके साथ एक ब्राउन कलर का स्पेनियल डॉग रहता है, वो भी उनके साथ खो गया है और वो भी उनके साथ लौट कर आएगा. एंड वॉक इन दैट विंडो जस्ट एज दे यूज टू डू, और वे लोग इस विंडो से ही आएंगे जैसा कि वे लोग आया करते थे. दैट इज़ वाई द विंडो इज़ केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज़ क्वाइट डस्क. इसलिए यह जो विंडो है वो शाम होने के बाद, बहुत ज़्यादा शाम हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तब तक क्वाइट डस्क हो जाता है, तब तक ये विंडो खुला रहता है. पुअर डियर आंट, शी हैज़ ऑफन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट. बेचारी आंटी मुझसे हमेशा कहा करती थी कि हर हस्बैंड विथ हिज वाइट वाटर प्रूफ कोट ओवर हिज आर्म, उनके हस्बैंड जो हैं वो एक वाटर प्रूफ कोट लेकर अपने हाथ में लटका कर गए थे. एंड रोनी हर यंगेस्ट ब्रदर सिंगिंग बर्टी वाई डू यू बाउंड. और उनका जो यंगेस्ट ब्रदर था वो अक्सर गाया करता था बर्टी वाई डू यू बाउंड. ये एक सॉन्ग का एक लिरिक है. एंड एज ही ऑलवेज डिड टू टीचर, और वह उसे चिढ़ाने के लिए ऐसा गाता था. बिकॉज ही सेड इट गॉट ऑन हर नर्व्स, बिकॉज वो उसे कहा करती थी गॉट ऑन हर नर्व्स, मतलब टू एनवाय समवन अलॉट, नाक में दम करना, इसका हिंदी में इडियम्स हो जाता है. बिकॉज ही सेड इट गॉट ऑन हर नर्व्स. Do you know, sometimes on a still, quiet evening like this, I almost get a creepy feeling that they will all walk in through that window. आपको पता है कि समटाइम्स ऑन स्टिल मतलब कभी कभी, कंटिन्यू अंटिल नाउ मतलब कभी कभी लगातार मैं इससे शाम के समय इसे विंडो से देखती रहती हूँ. ऑलमोस्ट गेट अ क्रीपी फीलिंग, और बहुत ही डरावना फीलिंग आता है कि दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो, कि वे लोग इस विंडो से लौटेंगे. क्रीपी फीलिंग मतलब डरावना एहसास.
तो वे डरावना ये एहसास होता है कि वे लोग लौट कर आएंगे। स्टोरी का ये फर्स्ट पार्ट समाप्त हुआ। बाकी जो इस चैप्टर का है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। होप आपको स्टोरी समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।